में शामिल सीएम होंगे। विशाल जनसभा को भी संबोधित करना है। 178.38 करोड़ रुपए की 18 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 236.80 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का उद्घाटन होगा। कुल 415.18 करोड़ रुपए की 44 विकास योजनाओं की सौगात सीएम की तरफ से दिया जाना है और सीएम के आगमन को लेकर के प्रशासनिक तैयारी पूरी है। लोगों में भी उत्साह है। सीएम सम्राट चौधरी आज सासाराम दौरे पर भी रहेंगे। सम्राट चौधरी शिवसागर प्रखंड के बड्डी गांव आ रहे हैं। वो यहां भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप के घर पहुंचकर उनकी शादी से पहले उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देंगे। क्रिकेटर आकाशदीप की शादी 24 जून को होनी है, जबकि 21 जून को उनका तिलक समारोह तय किया गया है। तो इस खास आयोजन से पहले उप मुख्यमंत्री उनके पैतृक गांव और माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि इस खास आयोजन से पहले ही मुख्यमंत्री उनके पैतृक गांव पहुंचने वाले हैं। तो आकाशदीप के घर जाएंगे सीएम सम्राट चौधरी। शादी के बंधन में बंधेंगे आकाशदीप और शादी की जो डेट है 24 जून है, लेकिन उससे पहले 21 तारीख को उनका तिलक समारोह भी तय किया गया है। इस आयोजन से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं, उनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को बिना विधायक एमएलसी बने दोबारा मंत्री बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सम्राट सरकार, निर्वाचन आयोग और मंत्री दीपक प्रकाश से देश की सर्वोच्च अदालत ने जवाब तलब किया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सम्राट कैबिनेट में मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी को लेकर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग से कोर्ट ने जवाब तलब किया है। याचिका के जरिए सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई थी। बिना एमएलए या एमएलसी का सदस्य बने दोबारा मंत्री बनने पर सवाल खड़े किए गए। याचिका में इसे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताया गया। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह की तरफ से दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164(4) का हवाला दिया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना विधायक बने अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। इस अवधि के भीतर उसे विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता हासिल करनी होती है। याचिका में कहा गया है कि दीपक के मामले में इसका पालन नहीं हुआ। कोर्ट केस के मामले में अभी तक हम लोगों को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आएगी। जब कोई आधिकारिक जानकारी आएगी तो हम मीडिया के भाइयों को सूचना देंगे कि मुझे क्या करना है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा क्या करेगी। बता दें कि दीपक प्रकाश को 20 नवंबर 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाया गया। तब वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और सरकार भंग हो गई। फिर 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई सरकार में दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री पद मिल गया। अब जबकि हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में दीपक प्रकाश को एनडीए का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तभी से ये सवाल उठने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बगैर किसी सदन के सदस्य रहते कैसे मंत्री पद पर बने हुए हैं। वैसे अब सुप्रीम कोर्ट के सवाल का सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, इस पर सभी की नजर होगी। दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उम्मीद जताई है कि बिहार में मछली उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बिहार, बल्कि अपने आने वाले समय में मछली का निर्यात भी करेगा। वहीं उन्होंने दिलचस्प अंदाज में अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को यह निर्देश दिया है और कहा है कि महीने में एक बार क्षेत्रीय कार्यालय में आना है। बिहार से मछली का निर्यात हो, एक्सपोर्ट हो, उसको भी प्रमोट करने के लिए कौन सी प्रजाति मछली की हम बदल सकते हैं, उसको बदल के उस प्रजाति की मछली का उत्पादन करेंगे, उसको बिहार से बाहर ले जाके और फिर विदेशों के बाजार तक उसको पहुंचाएंगे, ताकि जो फिश फार्मर्स हैं उनकी आय में वृद्धि हो, उनमें समृद्ध हो और बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। स्वाभाविक तौर पर जब नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का यहाँ ऑफिस खुला है
तो मॉडल 100 मॉडल नहीं ना है, वो वहां काम होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत देश भर में उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में फतुहा में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव शामिल हुए। दोनों नेताओं ने मोदी सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाया जाना चाहिए। आज दुनिया में हम इसके माध्यम से दुनिया में हमारा नाम बड़ा भारत का, वैश्विक युग में हम कंपटीशन में आ गए हैं। ये हमारा प्रयास है, सरकार का प्रयास है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पॉलिसी युवाओं और युवा जो दबी हैं उनको भी नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। और खबर पूर्णिया से, जहां 20 सूत्रीय सह जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। जिला प्रभारी मंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने बैठक की। उन्होंने ये कहा कि इस बैठक में मंत्री, सांसद और विधायकों की ओर से कई मुद्दे उठाए गए और डीएम को निर्देश दिया गया है कि वो इन सभी मुद्दों को खुद देखें और जल्द ही इसका समाधान भी करें। वहीं भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह ने यह कहा कि जिला प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में कई तरह के महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, जिसमें बाढ़ कटाव से लेकर के कई तरह के मुद्दे सामने आए हैं। जो विभाग में कुछ कमी हुई है, चाहे भवन निर्माण हो, खनन हो या नगर परिषद हो, जो भी कमियां हैं उसको डीएम साहब को लिखवाया गया है। और खास करके डीएम साहब एसपी साहब को कहे हैं जो भी सदस्य, विधायक, मंत्री जी मामला को उठाए हैं उसको अक्षरशः पालन होनी चाहिए। अगली जो बैठक होगा, जो मामला उठाया गया है उसकी प्रतियां सभी माननीय सदस्य को, सभी विधायक को, सभी मंत्री को 5 रोज पहले उपलब्ध कराया जाए। के प्रभारी मंत्री जी के अध्यक्षता में, माननीय रत्नेश सदा जी की अध्यक्षता में विसूत्री की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें सभी माननीय विधायक ने, सभी जनप्रतिनिधि ने, विसूत्री के सदस्य ने अपनी अपनी बातें रखी और हम लोगों ने भी जिला से संबंधित जो भी और भी विकास होना चाहिए इस संदर्भ में बातें रखी। प्रभारी मंत्री होते हैं, अपने आप में एक मिनी गवर्नमेंट होते हैं। कई सारे मुद्दे आए, नदी पर मुद्दे आए, नदी का इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको सवाल रेज किया, हमने मुद्दों को लाया। लगभग नदी कटाव पर, एंटी इरोजन पर, फ्लड फाइटिंग पर, ये पैसा कहाँ जाता है? डीटीओ पर, एमबीआई पर, खनन पर, जो लगातार आम लोगों की परेशानी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसदों के द्वारा अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन देने के मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार से लोग तंग आ गए हैं। टीएमसी में पार्टी के नेताओं का भी सम्मान नहीं मिल रहा था। जिन लोगों ने देखा कि टीएमसी का भ्रष्टाचार से तंग आ गए थे, जो उनमें पार्टी के नेताओं का भी सम्मान नहीं था और जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति वो लोग कर रहे थे, तो पार्टी में रहते हुए बहुत लोग दुखी रहते हैं। लेकिन जब सही समय आया तो उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया और राष्ट्रहित में जिस पार्टी को समर्थन देने, जिस पार्टी में विलय किए हैं और एनडीए को समर्थन देने की बात। हजारीबाग के इचाक के 181 साल पुराने ठाकुरबाड़ी मंदिर की जमीन पर कथित कब्जे और बिक्री की कोशिश का मामला सामने आया है। विरोध जताने के लिए मंदिर के महंत विजयानंद दास भगवान की मूर्ति को गोद में लेकर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ डीसी कार्यालय पहुंचे और मंदिर की जमीन बचाने की गुहार लगाई। महंत का आरोप यह है कि कुछ भूमाफिया मंदिर की बहुमूल्य जमीन को अवैध तरीके से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भगवान के घर को बचाने के लिए खुद भगवान को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त हेमंत सती ने जांच का भरोसा दिया है। निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है और उनके मुख से आया है बात। अब मुझे विश्वास है कि वो न्याय होगा, क्योंकि खतियानी ज़मीन तो है भैया। अब खतियान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कोई नहीं कर सकता है और इसके बाद जो है भगवान को आशा लगा है कि न्याय मिलेगा। जो इनका अपना पक्ष है कि ये ज़मीन
काफ़ी वर्षों से महंत के नाम से ही खतियान में दर्ज है और काफ़ी वर्षों से इनके पोजीशन में रही है। यद्यपि जो कागज़ इन्होंने अभी सबमिट किए हैं उसमें खतियान की प्रति उपलब्ध नहीं था, हम ऑनलाइन खतियान अभी चेक करवा रहे हैं। और जो इनका कहना है कि जो रजिस्ट्रियाँ हुई है उसके बाद जो म्यूटेशन हुआ है वो बिना प्राधिकार के हुआ है और वो एक तरीके से फॉर्ज्ड हुआ है। तो चूँकि मामला बहुत गंभीर है, काफ़ी बड़ी लैंड है, 3 एकड़ 35 डिसमिल की लैंड है, तो इसकी हम लोग उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। भोजपुरी गायक पवन सिंह के एमएलसी बनने पर सांसद मनोज तिवारी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि एमएलसी एक बड़ा पद है और इससे जनसेवा के कई अवसर मिलते हैं। मनोज तिवारी ने पवन सिंह को समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि भविष्य में उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो देखिए, मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने पवन सिंह की प्रशंसा की और कहा कि एमएलसी का जो पद है वो बड़ा पद होता है और ऐसे में जनसेवा का बड़ा मौका मिल जाता है। अगर भविष्य में पवन सिंह को और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो इसमें कोई संशय नहीं है। एमएलसी बहुत बड़ा पद होता है। एमएलसी बनने के बाद लोग अपने राज्य में बहुत अच्छे तरह से सेवा किया जा सकता है और ये बनने के लिए बहुत लोग तरसते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पवन सिंह वो हमारा भाई तो है ही, वो बिहार का एक सुपरस्टार तो है ही, लेकिन पार्टी का बहुत पसंदीदा वो कार्यकर्ता है। खबर भागलपुर से, जहां समीक्षा भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और जल जीवन हरियाली अभियान की बैठक का आयोजन किया गया। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में सांसद, विधायक, महापौर, जिला परिषद अध्यक्ष और कई अधिकारी मौजूद रहे। जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति, देरी और समस्याओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के लिए और गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करने के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी गई। वहीं इस बैठक में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र भी मौजूद रहे। कार्यान्वयन समिति की आज जिला स्तरीय बैठक थी, जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के जितने माननीय सदस्य हैं सबों के साथ लगभग मुझको लगता है 3-3.5 घंटे की हमारी ये बैठक रही और जिले में जितने भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उसकी मॉनिटरिंग की ये बॉडी है। मतलब एक समीक्षा हम लोगों ने किया। सभी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद और जो नगर निकाय के जो हमारे सम्मानित मुख्य पार्षद हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष। खबर दरभंगा से, जहां एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद रहे। यात्रियों का चंदन तिलक लगाकर और गुलाब का फूल देकर स्वागत हुआ। इस दौरान वृक्षारोपण अभियान और मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मिथिला संस्कृति की प्रस्तुति रही। इस पूरे दिन एयरपोर्ट परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। यहाँ पर जो यात्रियों का आना हुआ है उसको हम लोग मिथिला के परंपरा से फूल दे करके स्वागत करने का काम किए हैं। हितधारकों को सम्मान किए हैं। एयरलाइन साझेदारों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदायों को हम लोग सम्मानित करने का काम किए हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यावरण जागरूकता अभियान भी चलाने का काम हुआ है। हम लोगों ने खास करके आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्ट में हमारी नई टर्मिनल बिल्डिंग आ रही है। स्टेट ऑफ आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग है। 64,000 स्क्वायर मीटर का पूरा एरिया है और ये 3 तलों में बन करके अभी 30 नवंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है और करीब 68% काम पूरा हो चुका है। और ये स्टेट ऑफ आर्ट मतलब ये है। संगीत बहुत अच्छा लगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैं अभी 1.5 घंटा से यहाँ हूँ, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मथुरा वृंदावन यात्रा के दौरान शेरगढ़ गांव पहुंचे। गांव में उन्होंने सालों पुराने विशाल वट वृक्ष की छांव में बैठकर आत्मचिंतन और साधना की। इस दौरान खेतों में पंख फैलाए मोर ने पूरे दृश्य को और भी मनोहरी बनाया। अश्विनी चौबे गांव में चूल्हे पर बनी रोटी और स्वादिष्ट कढ़ी का भोजन किया। वहीं अश्विनी चौबे ने गौ माता को रोटी खिलाकर आशीर्वाद लिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि ये स्मृति जीवन भर हृदय में
संजो कर रखने योग्य है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट ने अपने शुरुआती 9 महीनों के सफर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस छोटे से कार्यकाल में महज 5 फ्लाइट्स के जरिए यहां से 2,38,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर डी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में यहां से दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं, जिनमें 90% से अधिक सीटें फुल रही हैं। इसी सफलता के बीच पूर्णिया एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करके की गई। जो इनॉग्रेशन 15 सितंबर को हुई थी, तो ध्यान होगा अब सप्ताह में 28 मूवमेंट थे और 26 अक्टूबर 2025 से 70 मूवमेंट है। प्रतिदिन की जो यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से 90% से ऊपर की एवरेज जाती है। और अब बात करते हैं कटिहार की, जहां एएनएम कॉलेज की छात्राओं के प्रदर्शन के बीच में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। हॉस्टल की साफ सफाई, सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था और अन्य शिकायतों को लेकर छात्राएं सड़क पर उतरी थी। पहले सीओ और फिर डीडीसी ने उनकी समस्याएं सुनी, लेकिन छात्राएं डीएम से ही अपनी बात रखना चाहती थी। तो जब छात्राएं समाहरणालय पहुंची तो जिलाधिकारी खुद अपने चैम्बर से बाहर निकल कर आए और डीएम ने छात्राओं के साथ जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी, समाधान का भरोसा दिया। वगैरह है उसकी सिचुएशन को लेकर के जो ट्यूटर है उससे भी वो लोग परेशान थे, उसको लेकर के उनकी कुछ इश्यूज थे जो हम लोगों ने अभी उनकी बातें सुनी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुरंत हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया है और साफ सफाई की दिक्कत वो भी कर दिया गया। कुछ ऐसी चीजें जैसे वो लोग और जो ट्यूटर पदस्थ है उनसे संतुष्ट नहीं और ट्यूटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे। ट्यूटर को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी उनके हैं, तो ट्यूटर के ऊपर भी विधिवत तरीके से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा हम लोग करेंगे, जिसके डीडीसी साहब को नियुक्त। पीएम मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पीएम मोदी को 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। स्लोवाकिया ने पीएम को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मान किया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और भारत स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। इस सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी को किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा दिया गया यह 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बन गया है। इससे भारत की बढ़ती वैश्विक साख, कूटनीतिक प्रभाव और विश्व मंच पर मजबूत होती भूमिका का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के यूरोपीय दौरे के दूसरे ही चरण में देखिए स्लोवाकिया पहुंचे और यहां पर उन्होंने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ प्रेस को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान स्लोवाकिया के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि स्लोवाकियाई पीएम भारत के सच्चे दोस्त हैं और भारत स्लोवाकिया के संबंध को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इस दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया। कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का हकदार है। पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा और अपने 3 देशों के यूरोपीय दौरे के दूसरे चरण में ही स्लोवाकिया पहुंचे। उन्होंने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ प्रेस को संबोधित किया। स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता का विशेष महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि आज उनसे मिलकर मुझे हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सुअवसर मिला। मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज G7 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। फ्रांस के एवियान में G7 का मंच सज चुका है। मोदी की कई ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात होगी। कनाडा, ब्रिटेन, यूएई के साथ द्विपक्षीय बैठक है।
कल डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की होनी है। फ्रांस में आज दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का महामंच सजने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज वियना पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप समेत कई ग्लोबल लीडर से होगी। पीएम मोदी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, AI, यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संकट जैसे अहम मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। इस सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी कनाडा, ब्रिटेन, UAE और अमेरिका के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो पीएम मोदी आज फ्रांस में G7 समिट में शामिल होंगे, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सबसे पहले पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, जिसके बाद मोदी G7 और साझेदार देशों की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की कनाडा, ब्रिटेन और UAE के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी। वहीं देर रात पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से आयोजित गाला डिनर में शामिल होंगे। न्यूज़ 18 पर खबरें